हे चैम्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप नीट 26 में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नीट 25 में कितने क्वेश्चंस इजी लेवल पे थे, कितने मॉडरेट और कितने हार्ड। अगर आप इसके डेटा को एनालाइज करते हो तो आपको ये दिखता है कि नीट 25 में कुछ 14 क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे गए थे, 19 क्वेश्चन आपके मॉडरेट या मीडियम लेवल के थे और 12 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट और हार्ड लेवल के पूछे गए थे। अब इन इजी और मीडियम क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते इस साल किसी भी तरीके से, तो आप 80 मार्क्स के आसपास स्कोर करते, जो कि इस साल सिलेक्ट होने वाले बच्चों का एक एवरेज स्कोर था। मतलब जो भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है इस साल उसने 70 से 80 के बीच तो स्कोर किया ही किया है। और 80 मार्क्स पे भी अगर किसी कोई बच्चा फिजिक्स में 80 मार्क्स लेकर आया है तो उसकी रैंक 7000 के आसपास थी, क्योंकि उसने बाकी मार्क्स बायो और केमिस्ट्री से स्कोर कर लिया था। अगर आप इन 14 और इन 19 क्वेश्चन से मिला के 28 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आपका मार्क्स कुछ अराउंड 112 बनता और इस पे आपको अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स मिल जाता। और जो जिस भी बच्चे ने इस साल 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इन दोनों को मिला के, वो बच्चा अराउंड 132 स्कोर करता, मतलब 126 के ऊपर स्कोर करता। और जिस भी बच्चे ने इस साल 126 स्कोर किया है उसकी रैंक अराउंड 169 थी। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इतने क्वेश्चन स्कोर करने के लिए आपको क्या किया हुआ होना चाहिए था इस पेपर में। अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे तो आपको ये सारे 14 इजी क्वेश्चन जो आए थे वो सॉल्व करना था और इसमें से मॉडरेट वाले में से कुछ 6 क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करने थे। और ये करने के लिए अगर आपने पीवाईक्यूज को 3 से 4 बार सॉल्व किया होता तो आप आराम से इन 20 क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व कर पाते, अगर आप उस टाइम प्रेशर में नहीं फंसते तो। अब अगर आपको 28 क्वेश्चन सॉल्व करना था, उस केस में आपको इजी के क्वेश्चन तो करने थे ही, साथ ही साथ आपको मॉडरेट वाले में से 14 क्वेश्चन ढूंढ के निकालने थे और उनको भी सॉल्व करना पड़ता। और इसके लिए आपको मॉड्यूल सॉल्व किया होना इंपॉर्टेंट था। और अगर आप 33 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे नीट 25 में, तो उस केस में आपका आईक्यू तो हाई होना चाहिए, साथ ही साथ आप टाइम प्रेशर में कैसे पेपर को सॉल्व करते हो वो भी आपको आना चाहिए। मतलब आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होने चाहिए थे, तभी आप 33 क्वेश्चन तक पहुंच पाते। अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया, इसको अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि अगर आपको नीट 26 में 180 आउट ऑफ 180 के पास पहुंचना है, अगर पेपर टफ आता है तो 180 के जितने पास जा सकते हो उतने पास जाना है, और अगर पेपर इजी आ जाता है तो 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है। उस केस में आपको पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने होंगे, ताकि जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस पेपर में किए जा सकते हैं वो आप सॉल्व कर पाओ और सिलेक्शन रेंज में पहुंच पाओ। जैसा कि इस साल जो भी बच्चे जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन से उनको सॉल्व कर पाए ढूंढ के, वो सिलेक्ट हो गए थे। अगर आप इस साल मॉड्यूल को अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो पेपर में जितने भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो, क्योंकि मॉड्यूल आपका सारा वैरायटी कवर करवा देता है, तो उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे और आप अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाओगे। और अगर आप बहुत अच्छे से टेस्ट देते हो, बहुत सारे टेस्ट देते हो, टाइम प्रेशर में आप समझते हो कि कैसे मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले रहा हूं, लेकिन मैं टाइम के प्रेशर में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, और क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम कुछ आप ऐसी चीजें यूज करते हो जो कि आपके आईक्यू को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, तो उस केस में आप डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन आएंगे, फ्रेमिंग नहीं होगी, उनको सॉल्व कर पाओगे और आप टॉपर बन पाओगे। ऑल्सो अगर पेपर टफ आता है जैसा इस साल आया था, उस केस में अगर आप सिर्फ इन इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को, मतलब कि अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से किया है और मॉड्यूल्स को ढंग से किया है और टेस्ट भी दिए हैं डिसेंट नंबर में, तो आप सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को ढूंढ के अगर कर लेते हो तो भी आप एक रैंकर बन सकते हो। देखते हुए मैं आपको 180 आउट ऑफ 180 जाने का जो स्ट्रैटेजी है वो समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि नीट 25 में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ये समझ पाओ कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, और अगर पेपर हार्ड आता है या फिर ईजी आता है तो कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले दिखता है कि जो टॉपिक्स है वो मैंने लिस्ट कर दिया है: मैकेनिक्स, हीट, एसएचएम एंड वेव्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। अब मैकेनिक्स में आपके सारे चैप्टर्स आ जाते हैं यूनिट डायमेंशन से लेकर ग्रेविटेशन तक। हीट में आपके थर्मल प्रॉपर्टीज हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये सारे चैप्टर्स आ गए। एसएचएम एंड वेव्स आपको पता है चैप्टर के नेम्स ही हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक जितने भी चैप्टर्स हैं 12 के वो सारे आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर में तो आपको बताइए कि मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर खुद में एक चैप्टर है, ये चैप्टर्स आते हैं। अब मैकेनिक्स अगर आप देखते हो तो इससे इस साल 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे। हीट से 4 क्वेश्चन जिसमें से एक डिफिकल्ट लेवल का था। एसएचएम एंड वेव से 3 क्वेश्चन जिसमें से एक डिफिकल्ट लेवल का था। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 13 क्वेश्चन जिसमें से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे, और ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन जिसमें से एक डिफिकल्ट लेवल का था। और मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से एक भी डिफिकल्ट नहीं था, सारे क्वेश्चन या तो इजी या फिर मॉडरेट से। तो आपके टोटल 12 क्वेश्चन इस साल डिफिकल्ट पूछे गए थे, और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर से पूछा गया था। तो अगर आप इन 3 यूनिट्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो मेजर पेपर है वो आप कर पाओगे और आप सिलेक्शन के रेंज में पहुंच सकते हो। बाकी चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स जहाँ जो कि हार्ड भी होता है, बच्चों को एकदम समझ आता है कि ये हीट में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एसएचएम वेव्स नया चैप्टर लगता है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स बहुत लंबा चैप्टर लगता है बहुतों को, तो समझ नहीं पाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स में बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और इसके चक्कर में इनको काफी ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। और यही आपका डिसाइड करती है, जितने चैप्टर्स ये डिसाइड करता है कि आप पेपर में कैसे परफॉर्म करोगे, क्योंकि इन्हीं से डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 12 क्वेश्चन टोटल डिफिकल्ट आए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे वो इन दोनों यूनिट से पूछे गए थे। तो अगर आपका ये दोनों यूनिट स्ट्रॉन्ग है तो आप इन डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको हाई वेटेज चैप्टर बताता हूँ
जो कि आपको नीट 26 के लिए फॉलो करना है, वो कुछ इस तरीके से लिस्ट कर दिया है मैंने। आपको यहाँ पे 11 के चैप्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 12 के चैप्टर्स दिख रहे हैं, और ये भी आपका 12 का ही चैप्टर है जो कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर है। इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया है वो कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि बच्चों को नॉर्मली आसानी से हो जाता है, कि उनको पता है कि हाँ चलो ये सारे चैप्टर्स है, इसमें से यूनिट डायमेंशन तो समझ आ ही गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो ही गया, मोशन प्लेन भी हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बच्चे क्वेश्चन भी अच्छे अमाउंट में लगा देते हैं, बाद में धीरे धीरे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर उनसे क्वेश्चन बनाने का बनता नहीं है, तो वो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अच्छा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता है, इसलिए यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन बहुत बच्चों का स्ट्रॉन्ग रहता है। इलेक्ट्रिक 12th की बात करें, 12th नया स्टार्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी किसी का करंट स्ट्रॉन्ग होता है, और इधर नीचे आते समय फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर है तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है वो तो आसान है ही, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर किसी किसी को हार्ड लगता है तो हटा दिया, बाकी उसमें जो हार्ड चीज थी वो अब हटाई दिया गया, रेडियो एक्टिविटी, और सेमीकंडक्टर भी थियोरेटिकल चैप्टर अगर आप एक बच्चे समझ लेते हो तो वो भी आपका आसानी से हो जाता है। तो इसमें से ये जो 18 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से 9 चैप्टर्स तो ईजी हैं जो मोस्टली बच्चे कर ही लेंगे। जो बचा हुआ 9 चैप्टर है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का जो है, उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। इस वेटेज चार्ट का मेन गोल यही है समझाना कि आप कि जो 9 चैप्टर्स है वो आप एक बार कर लोगे, अच्छे से मॉड्यूल कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, समझ में आ गया आपको, उसके बाद आपको थोड़ा रिवाइज करते रहना है। लेकिन जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट बाकी के जो 9 चैप्टर्स हैं वो भी इन्हीं हाई वेटेज चैप्टर्स में ही आते हैं, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें आपको ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम्स आपको फॉर्मुला रिवाइज करना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई दूसरी बुक आपके पास है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किसमें करना है, इस 9 चैप्टर में, जो कि मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। अब ये तो आपने समझ लिया कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से। अब देखते हैं कि कौन से टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो। बच्चे पूछते हैं भैया किससे करें, तो देखो सलीम सर, एमआर सर, ये 2 फेमस टीचर हैं। मैक्सिमम बच्चे एमआर सर से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं, और बहुत बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स में ये दिक्कत आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप एमआर सर से कर सकते हो अगर आपको उनसे समझ में आता है। दूसरा, अगर आपको आप ऐसे बच्चे जो कि खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके साथ आप सलीम सर से भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कराएंगे लेकिन अच्छे लेवल के कराएंगे, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, तो उसके बाद आप खुद से मॉड्यूल बैठ के सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उसमें वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बाकी अगर आपको इन दोनों समझ नहीं आता तो आप किसी भी एक ऐसे टीचर को चूज कर सकते हो जो कि आपको कंसेप्ट समझा देता है और उसके बाद आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेन गोल है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, आप किससे भी पढ़ो उससे डिपेंड नहीं करता है। और तो ये नहीं करना है कि मेरे को कोई चैप्टर एमआर सर से समझ नहीं आया तो मैं उसी सेम चैप्टर को सलीम सर से करूंगा। आपने एमआर सर से कर लिया, अब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसी टाइप के क्वेश्चन के इजी लेवल के क्वेश्चन को करो, और जब आप उन इजी लेवल के क्वेश्चन को करने लगो उसके बाद आप थोड़े से उसके ऊपर लेवल पे जाओ, मतलब धीरे लेवल इंक्रीज करो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ना कि आप सेम ही चैप्टर के लेक्चर को 4 टीचर से देख लो, उससे आपका क्वेश्चन कभी भी बनना स्टार्ट नहीं होगा। फिजिक्स हमेशा तभी सॉल्व होना स्टार्ट होता है जब आप बहुत बार फॉर्मुला रिवाइज करते हो, बहुत बार खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, ना कि एक ही लेक्चर को आप बहुत सारे टीचर से देखते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि डिटेल लेक्चर देखें या वन शॉट देखें। भैया टाइम कम है, 6 महीना ही है, अगर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं तो क्या करें। तो देखो, अगर आप अभी स्टार्ट करो, टाइम नहीं है, आपका बायो भी वीक है, केमिस्ट्री भी वीक है, तो उस केस में आपको वन शॉट देखना होगा, क्योंकि आप सबका डिटेल लेक्चर का देखने जाओगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो वन शॉट अगर आप देखते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं वन शॉट से टाइम बचा रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर पाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका मेन प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आप वन शॉट से टाइम बचा रहे हो तो। डिटेल लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास टाइम है और बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपका सिर्फ फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वीक है, उस केस में आप हमेशा डिटेल लेक्चर देखने की कोशिश करो, क्योंकि उससे क्या है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है। वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपको चाहिए कि हर एक बेसिक चीज़ आपको बताई जाए, आप समझो उसको, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उतना टाइम लगता है फिजिक्स में, इनिशियल टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए आप डिटेल लेक्चर की तरफ जा सकते हो। और अगर टाइम की बहुत कमी है तो वन शॉट देखो, लेकिन एटलीस्ट जो हाई वेटेज चैप्टर मैंने बताए थे और स्पेशली जो हार्ड वाले हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको डिटेल लेक्चर देख ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से आपके डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों को समझ नहीं आती वो ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर से। आपको लेक्चर देखना तो है ही, लेकिन लेक्चर से कभी भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस करना है। एक बार लेक्चर देखा, चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लगा जाओ। अगर आपके टीचर नोट्स में ही सारे क्वेश्चन करवा देते हैं मॉड्यूल्स के, तो उसके बाद भी मॉड्यूल खोल के एक बार देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए जो सर ने नहीं करवाए, तो सिर्फ उन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन लगेगा कि मॉड्यूल मेरा कंप्लीटेड है, बाकी क्वेश्चन सर ने करा दिया और जो बचे थे मैंने खुद कर लिया। ठीक है, उसके बाद रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं समझाऊंगा एंड में। इसी कारण मैक्सिमम बच्चों का जो है फिजिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। अब ये जो मैंने ऊपर बताया आपको कि आपको पीवाईक्यू करना है, मॉड्यूल करना है, फिर टेस्टिंग करना है, ये कैसे करना है, सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस है कि आपको देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो लेक्चर देखना है सबसे पहले और नोट्स बनाना है। अब बहुत सारे जो बच्चे जो ड्रॉपर हैं उनके पास नोट्स ऑलरेडी होता है, तो अगर उनको लेक्चर देखना ही है तो सिर्फ उन चैप्टर्स का देखे जो कि वो भूल चुके हैं या फिर नोट्स पढ़ के वो रिकॉल नहीं कर पाते, तो उनके अगर वो लेक्चर देखेंगे तो ही बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर वो सबका लेक्चर देखने लगे तो ड्रॉपर में और फ्रेशर में फर्क क्या रहा। नोट्स अगर आपके पास है, खुद से पढ़ो, अगर रिकॉल हो जाता है, सब समझ में आ जाता है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर जाके देख सकते हो उस चैप्टर का। अब जिस दिन आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाया,
उसी दिन आपको डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको साइन दिख रहा है इसका मतलब है टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है। डीपीपी सॉल्व करो चाहे मॉड्यूल सॉल्व करो, आपको हमेशा टाइमर लगा के जितने भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग टाइमर लगा लो और तब सॉल्व करो। इससे क्या है कि आप हमेशा क्वेश्चन को टाइम के अंदर सॉल्व करना सीखोगे। ये नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन सॉल्व करने में 5 मिनट लगा रहा हूँ, तो मैं रिलैक्स होकर सॉल्व करना सीख रहा हूँ। और जैसे ही टेस्ट होगा, टाइम प्रेशर आएगा, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हमसे क्लास में तो क्वेश्चन बन जाते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन बन जाते हैं जब खुद करते हैं, लेकिन जब टेस्ट में आता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को टाइम प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनता। इसलिए आप चाहे डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, चाहे सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन है 15 मिनट का टाइम लगाया सॉल्व करने बैठ के। आपको पता है एवरेज टाइम कितना लगना चाहिए? 1 से 1.5 मिनट का, उतना ही टाइम लगाओ और हमेशा टाइम के अंदर आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, चाहे फिजिक्स हो या फिजिकल हो। हमेशा एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट में जहाँ पे न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है उसमें तो आपको टाइम के अंदर ही सॉल्व करना चाहिए। तो आपने क्या किया, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, सेम डे जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जो डीपीपी आपको मिला है वो आपको सॉल्व करना है। जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उसको आप मिस्टेक कॉपी में ऐड करो या अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है। एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नोट्स तो बना लिया, फिर फाइनल नोट्स जो रिवीजन नोट्स आपका होगा उसके लिए आपको उसको रेडी करना होगा। आप उसको हाईलाइट करके करो या फिर उसमें चीजें ऐड करो कि यार ये डीपीपी में ये जो नोट्स है इसमें से ये पॉइंट जो है ना, इससे मेरे को डीपीपी में 3 क्वेश्चन मिल गए, मॉड्यूल में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लिया। ये जो फॉर्मुला है ये बार बार यूज हो रहा है और इस फॉर्मुला का जो ये डेरिवेशन है, ये केस 1 केस 2 करके सब लिखवाते हैं, इसका केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लिया। अपने अकॉर्डिंग अपना नोट सबका अलग अलग हाईलाइट होता है, तो वो आपको करना इंपॉर्टेंट है। तो डीपीपी आपने सॉल्व किया सेम डे, फिर सेम टॉपिक का मान लो आज कोलिजन खत्म हुआ है, तो कोलिजन का जो मॉड्यूल का जो टॉपिक होगा वो आपने सॉल्व कर लिया। फिर अगले दिन जो भी दूसरा टॉपिक खत्म हुआ है वो टॉपिक उठाया, मॉड्यूल में देख लिया उसके कितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपको मॉड्यूल को भी ट्राई करना है, सेम टाइम पे खत्म करते जाओ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप चैप्टर खत्म करने के बाद मॉड्यूल सॉल्व करो, तो वो भी होता है। अगर आप वैसे सॉल्व करते हो तो उस समय वो भी सही है, लेकिन उसमें आपको मॉड्यूल का एज ए रिवीजन यूज करना होगा कि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, अब 2-3 दिन के बाद आप मॉड्यूल उठाओगे उसी सेम चैप्टर का, बिना कोई रिवीजन के आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो आपसे हो सकता है 100 क्वेश्चन है तो आपसे 60 क्वेश्चन ही बनेंगे, क्योंकि 40 का फॉर्मुला भूल चुके हो। तो वो जो 40 क्वेश्चन जिसका फॉर्मुला भूले वो इंपॉर्टेंट भी है, वो हो सकता है हार्ड क्वेश्चन भी हो, और वो ऐसे क्वेश्चन है जो आप हमेशा गलती करोगे। जो 60 क्वेश्चन आपने 4 दिन बाद भी सॉल्व कर लिया, वो ऐसे टॉपिक है जो कि आपने बहुत अच्छे समझ लिया है, जिससे आपको ये समझ आता है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसे करते हुए जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और ट्राई ये करना है कि जब भी टीचर पीवाईक्यू करवाए उस समय आप पीवाईक्यू को स्किप करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब आप पीवाईक्यू खुद से करने बैठोगे तो टाइम लगाओगे और आपको जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे नए क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, क्योंकि आपने वो पहले क्वेश्चंस कभी किए नहीं थे, क्योंकि जब टीचर ने कराया आपने स्किप कर दिया। तो मैं ये ट्राई करता था कि मैं जब भी पीवाईक्यू टीचर क्लास में लेकर आ रहे हैं तो मैं उसको स्किप कर देता था, ताकि बाद में जब मैं पीवाईक्यू करूँ तो वो मेरे लिए एकदम नए सेट ऑफ क्वेश्चंस है, और वो मैं तब कर रहा हूँ जब मैंने डीपीपी कर लिया, मॉड्यूल कर लिया, मैं अपनी तरफ से फुल्ली रेडी हूँ। तो अब मैं अपने आप को ये तैयार कर रहा हूँ कि जब भी मेरे सामने नए क्वेश्चन आएंगे तब मैं किस तरीके से रिएक्ट टाइम के प्रेशर में। तो ये ट्राई करो, बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बच्चे नहीं करते हैं इसको, लेकिन जो करते हैं वो नए क्वेश्चंस के लिए अपने आप को रेडी कर पाते हैं। लेकिन जब आप ये करोगे तो आपको इनिशियली पीवाईक्यू बनेंगे नहीं, आपसे लगेगा कि अगर मान लो 50 क्वेश्चन है तो आपसे 20 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो टीचर ने करवाया नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कि टीचर बस पीवाईक्यू के थ्रू करवाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं करवाते हैं। तो इसलिए आपके क्वेश्चन कम बनेंगे, लेकिन उसमें आप अपने आप को ट्रेन कर पाओगे कि नए क्वेश्चन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है कि अच्छा टीचर ने मेरे को ये पढ़ाया, उससे मैं कैसे नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। इसके लिए आप अपने आप को रेडी करते हो। तो इसको भी आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है, और करना कब है? जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये एक बार तो आपने कर लिया, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इसको और टाइम से रिपीट करना है जब आप रिवीजन कर रहे हो। अब रिवीजन कैसे करना है ये समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी रिवीजन ना करने के कारण ही आपका फिजिक्स वीक रह जाता है। फिजिक्स आपका वीक इसलिए नहीं क्योंकि आप लेक्चर सही से नहीं देख रहे हो, या फिर आपने लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, इसके कारण वीक नहीं है। फिजिक्स इसलिए वीक है क्योंकि आपने लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन जब रिवीजन की बारी आए तो आप कह रहे हो कि यार रिवीजन करने बैठूंगा तो मेरा आगे का चैप्टर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे का चैप्टर जब चल रहा होता है उसके बाद भी आपको अलग से टाइम निकालना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, जितना भी टाइम निकालो और रिवीजन करो एटलीस्ट, क्योंकि यही वो चीज़ है जिस पॉइंट पे आप या तो अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो या फिर आप अपने फिजिक्स को वीक कर लेते हो। मेरा जो मेन 11th में, पूरी 11th मेरी फिजिक्स वीक रह गई, क्योंकि मैं कभी रिवीजन पे फोकस ही नहीं किया। चैप्टर सर ने कराया, मैंने उस समय जो भी क्वेश्चन जितने करने थे कर लिए, फिर चैप्टर को छोड़ दिया। अब जब टेस्ट आएगा 20 दिन बाद, 28 दिन बाद, तब मैं उसको देखूंगा, वापस से चैप्टर खोलूंगा, तब तक मैं आधी चीज़ें भूल चुका होता था कि सर ने क्या बोला था, क्या सर ने बोला था कि याद रखना, कैसे इसको डिराइव कराया था, सब मैं भूल चुका होता था। और इसलिए जब टेस्ट में क्वेश्चन आते थे अच्छे लेवल के, जहाँ पे आपको फॉर्मुला से डिराइव करके कुछ पुट करके या फिर सब्स्टिट्यूट करके निकालना होता था आंसर, उस वैसे क्वेश्चन में कर ही नहीं पाता था कभी। लेकिन जब 12th स्टार्ट हुआ, मैंने रिवीजन पे फोकस किया कि नहीं, चैप्टर खत्म हुआ है, मेरे को इसको रिवाइज करते रहना है, एटलीस्ट फॉर्मुला थियरी को मैं रिवाइज करते रहूंगा। सिर्फ इतना करने के कारण ही जो 12th का पहला टेस्ट था उसमें मेरे 600+ मार्क्स बन गए थे, सिर्फ इस रिवीजन के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रिवीजन का पूरा प्लानर जो है आपको सिलेक्शन ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और रिवीजन में आपको मेन 4 चीज़ें करनी है, एक तो फॉर्मुला, थियरी, मॉड्यूल के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू। अब इसको किस सीक्वेंस में करना है यही बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे बेयर मिनिमम है वो है फॉर्मुला और थियरी को करना। एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है,
तो पीवाईक्यू आप शायद अभी ना कर पाओ, मॉड्यूल आप ना कर पाओ, लेकिन आप फॉर्मुला थ्योरी कर सकते हो। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। 15 से 20 मिनट आप रोज निकाल सकते हो जिसमें आप फॉर्मुला थ्योरी एटलीस्ट एक चैप्टर का मैं रोज देख लूँ। ठीक है, आज मैंने किसी एक चैप्टर का देखा तो कल मैं दूसरे चैप्टर का देख लूंगा, फिर अगले दिन मैं वापस से जो मैंने पहले दिन किया था उस चैप्टर को मैं फिर देख लूंगा। मतलब आप यहाँ पे 1-3-5 रूल को फॉलो कर सकते हो और आपको करना है, तभी आपको वो फॉर्मुला एकदम याद हो जाएंगे। अच्छा, इस चैप्टर में ये फॉर्मुला था, उस फॉर्मुला इस टर्म का ये मतलब है, किस केस के लिए लगता है, कब उसको नहीं लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ आप फॉर्मुला थ्योरी करके आपको पता हो जाता है। और इसके बाद जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो, जब आपने एक ही चैप्टर के फॉर्मुला को 4 बार कर लिया है और फिर आप सेम चैप्टर के क्वेश्चन करने जाओगे, तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का डिफरेंस दिखेगा कि यार अब लोगों को पता है कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ आ गया ये जो 4 फॉर्मुला है इन्हीं में से कोई इसमें अप्लाई होगा। फिर मेरे को बस देखना है कि गिवन में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग में समझ जाऊंगा। तो ये आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप फॉर्मुला और थ्योरी आपको एकदम याद रहता है। जैसे रोज 15 से 20 मिनट कोई भी टाइम फिक्स करो, रात का या सुबह का टाइम मैंने फिक्स किया था कि उठते ही मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे हार्ड चीज़ है आपको सुबह उठते कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर आपने उसको डिले कर दिया तो फिर आप थक चुके होते हो या कोई आप एक्सक्यूज करके उसको छोड़ दोगे। तो सुबह उठते फॉर्मुला थ्योरी किसी भी एक चैप्टर का एक गोल बना दो कि आज से मैं रोज एक चैप्टर करूंगा, 15 से 20 मिनट जिसमें तो 1-3-5 रूल मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, उसको देख लो, उसी रूल को आप इसमें लगा सकते हो। और जब भी आप कर रहे होगे फॉर्मुला और थ्योरी को कर रहे होगे तो आप ये ट्राई करो कि मैं अभी जो टॉपिक कर रहा हूँ वो पिछले टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, उससे पिछले टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, कैसे डेराइव हुआ है, ये सब चीज़ देखो। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मुला कोई है तो फॉर्मुला याद कर लिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से अभी सभी लोगों ने मोशन इन प्लेन कर लिया होगा जिसमें एक रेंज का फॉर्मुला आता है और उस फॉर्मुला को डायरेक्टली याद कर लेते हो कि रेंज होता है u² sin 2θ/g। अब बहुत कम बच्चों को पता है कि रेंज का फॉर्मुला आता कैसे है। रेंज का फॉर्मुला बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो u cos θ × t से ही आपका ये फॉर्मुला डेराइव होता है। तो जिसको टाइम का फॉर्मुला पता है कि 2u sin θ/g होता है और जिसको भी पता है कि u cos θ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करता है और ये सेम फॉर्मुला डेराइव होकर आता है। तो वहां से डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन और कैसे ये पुरानी चीजों से लिंक्ड है, कैसे टाइम पीरियड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलकर आपका रेंज बनाता है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जब भी आप फॉर्मुला रिवाइज करोगे तो सिर्फ याद नहीं कर लेना है कि ये फॉर्मुला है, ये टर्म है, इसका ये मतलब है। आपको देखना है कि फॉर्मुला बना कैसे था और क्या वो पिछले फॉर्मुला से डेराइव हुआ है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही जब आप ये चीज सीख जाओगे तो आपके सब्स्टिट्यूशन गेम जो है तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मुला थ्योरी है रिवाइज, अगर आपने खुद का शॉर्ट नोट नहीं बनाया तो आप मेरे शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सारे शॉर्ट नोट्स डले हुए हैं, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो इन फॉर्मुला थ्योरी को और उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। अब पीवाईक्यू रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू को आपको एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार हर एक चैप्टर के लिए रिवाइज करना है। और ये मैं पूरे साल के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आप नीट देने जाओगे तब तक आपका 3 से 4 बार रिवाइज हो गया होना चाहिए पीवाईक्यू हर एक चैप्टर का। और जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है और 1-3-5 रूल अगर आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो करो। पीवाईक्यू में बेस्ट चीज़ तो यही है कि 1-3-5 आप रूल लगा पाओ। ठीक है, अगर नहीं लगा पाते हो, टाइम की कमी है, तो एटलीस्ट ये टारगेट रखो कि हर मंथ मैं 4 पुराने चैप्टर जो अभी चल रहा है वो नहीं, उससे पहले जो 4 चैप्टर हो चुके हैं उनके पीवाईक्यू को कर लेना। ठीक है, हर महीने मेरा ये गोल है कि पुराने 4 चैप्टर के मैं पीवाईक्यू को एक बार फिर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, जब आपको लगे कि मैं बोल रहा हूँ एक चैप्टर के पीवाईक्यू उठाओ सॉल्व कर लो, बस इतना करना है आपको। ठीक है, उसके बाद जब ये कर लेते हो, आपको लग रहा है कि मैंने हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार कर लिया, तब आप मॉड्यूल उठाओ। ठीक है, जब ये हो जाता है मॉड्यूल उठाओ, उसमें जो मार्क क्वेश्चन है उसको आप तब सॉल्व करोगे अगर टाइम आपके पास बचता है तो। कैसे करना है, इसमें भी कैसे आप टाइम बचा सकते हो। जब आप मॉड्यूल क्वेश्चन करने जाते हो, मार्क वाले क्वेश्चन करने जाते हो, या फिर अगर मान लो आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो एक बार तो आपने किया था जब चैप्टर कंप्लीट हुआ था, फिर आप रिवीजन करने आते हो तो दूसरी बार आपने तब किया। तो इन दोनों टाइम आपको पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, लेकिन तीसरी बार से आपको जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज उनको मार्क कर लेना है। अब क्या करना है आपको कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठ रहे हो, उसमें आपने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, सोचा कि इसमें क्या क्या करना है और फिर आप सॉल्यूशन चेक करोगे। अगर सॉल्यूशन सेम है, जो आपने सोचा था वही सेम चीज में लिखी हुई है, तब तो आप उस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो आप उसको लिख के सॉल्व करोगे और सिर्फ उन्हीं टाइप के क्वेश्चन जो आप सोच नहीं पा रहे हो उनको सॉल्व करोगे, या फिर आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है उनको लिख के सॉल्व करोगे। बाकी को आपको लिख के सॉल्व नहीं करना है और ऐसे आप टाइम बचा पाओगे और फास्टली 1 घंटे के अंदर ही पहले जो आप एक चैप्टर को रिवाइज करते थे, अब आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है मॉड्यूल के प्रैक्टिस के टाइम में भी। अगर आप मार्क क्वेश्चन देख रहे हो, जितने भी आपने मार्क किए उनको आपको ऐसे ही देखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर सोचा, सॉल्यूशन चेक किया, अगर सेम है तो सॉल्व नहीं किया, अगर सेम नहीं है तब सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से आप टाइम बचा पाओगे रिविजन के। तो बस यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आप इसको ढंग से जो मैंने बोला है उसको करते हो, जितने भी हाई वेटेज चैप्टर उनको पहले करते हो और बाद में जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको करते हो, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका है। क्योंकि उससे क्या है कि जो आपका पीक टाइम होगा, जब आप डरे नहीं हुए हो, आपको कोई पैनिक नहीं है अभी, उस समय आप अच्छे से उन चैप्टर्स को क्लियर कर पाओगे। और फिर अगर आपका एक बार वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको वो माइंड डेवलप हो जाता है फिजिक्स वाला, तो फिर जो बाकी के चैप्टर्स आपके हैं, एसएचएम वेव्स हो गया, हीट हो गया, उसमें आप थोड़ा बहुत पीवाईक्यू कर लेते हो, आप फॉर्मुला देख लेते हो, क्वेश्चन के पैटर्न समझ लेते हो, तो आपके वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने बताया इसको अच्छे से फॉलो करो। अगर ये करते हो तो आपका जितना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वो आप अचीव कर पाओगे अपने नीट 26 के एग्जाम में। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।